नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। DSSB सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है आपका वो 1992 में किया गया था, जिसके साथ में भाग 9 अनुच्छेद में भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक इसमें जो है कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसके साथ साथ में जो है एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, अनुसूची 11, जिसमें जो है आपके कुल 29 विषय हैं। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित ही अनुसूची है, अनुसूची 11, इसमें 29 विषय हैं। इसके साथ में एक संशोधन और हुआ था, 74वां संविधान संशोधन भी इसी के साथ हुआ था। ये भी 1992 में ही हुआ था और इसके साथ भाग 9A जोड़ा गया था। इसमें जो है आपकी नगर पालिकाएँ, इस भाग 9A में नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी और एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी। जैसे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वैसे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। इसके साथ में एक फैक्ट और देख लीजिए कि भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन या लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन 1959 को जो है स्टार्ट किया गया था नागौर, राजस्थान से। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज कहाँ से शुरू किया गया था, तो आपका शुरू किया गया था नागौर, राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निर्वाचक की FPTP और PR प्रणाली का एक उदाहरण दें। तो FPTP जो है वो आपका है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, और PR जो आपकी होती है वो आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को PR दर्शाता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट वाले में आप पूछ रहा है और आपका जो है दूसरा वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा भारत और इज़राइल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। आप ऐसा समझो कि जो FPTP प्रणाली है वो भारत में और PR प्रणाली जो है वो इज़राइल में पाई जाती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा देखते हैं। FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब ये सरल बहुमत प्रणाली होती है जिसमें जिसको भी बहुमत मिल जाता है वो जिसको भी ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, सर्वाधिक मत जो प्राप्त कर लेता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको 50% से ऊपर ही पाना है। आप एक उम्मीदवार को अगर 10 वोट मिलते हैं, दूसरे को 11 वोट मिल जाते हैं, वो जीत जाता है। भले ही उसके वोट पाने का जो परसेंटेज है वो 30% है, 20 है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी ज़्यादा मत प्राप्त करेगा वो विजेता हो जाएगा। पर जो PR सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसमें ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हिंदी में इसको कहते हैं। इसमें एक ऐसा होता है कि इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को जो है समान, मतलब वोट पाने का एक कह सकते हो आप, सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वर्गों के हर एक कैंडिडेट को बराबर बराबर मत प्राप्त हो। और ऐसी व्यवस्था जो है वो आपने जैसे देखा ऊपर कि भारत में आपका जो है फर्स्ट पास द पोस्ट है और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो इज़राइल में है। तो इज़राइल के साथ साथ में और कौन सा उदाहरण है, तो स्पेन और तुर्की, इसमें जो है भी PR सिस्टम पाया जाता है। और FPTP सिस्टम जो है इंडिया के साथ साथ ब्रिटेन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो है जून 1975 से भारत में घोषित आंतरिक आपातकालीन की पृष्ठभूमि में कौन से वो 3 संविधान संशोधन थे जो संविधान में किए गए थे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 1975 में जब आपातकाल भारत में लगा था, आंतरिक आपातकाल, उस समय में कुछ संशोधन किए गए थे संविधान में। उनमें से कौन वो 3 संशोधन थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38, 43 और 42। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो 38वां संविधान, वैसे तो कई सारे हुए थे पर हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो 38वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 1975 में ही किया था। अच्छा, पहले आप ये देख लो कि आपका जो है 1975 से लेके 1975 से लेके 1977 के बीच में लगभग 21 महीने
21 महीने आपकी नेशनल इमरजेंसी रही थी भारत में, तब उस समय पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और उसके बाद में उसमें संशोधन जो है, उसमें 38वां संविधान संशोधन जो किया गया 1975 में, इसमें ये बताया गया कि न्यायपालिका की जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है छीन लिया गया। 39वें संविधान संशोधन में कहा गया कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच का न्यायपालिका का अधिकार भी रद्द कर दिया गया। और जो नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन, तो आप सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था, ये 75 में नहीं हुआ था, 76 में होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर संविधान में संशोधन कर दिए गए कि इसको एक तरीके से आप लघु संविधान भी कह सकते हो। और उसमें बहुत सारे विवादित संशोधन भी हुए, जिसमें कि जो है संसद का कार्यकाल जो है 5 वर्षों से 6 वर्ष भी कर दिया गया था, फिर बाद में हटा दिया गया। उसके बाद में सांसद व विधायक की सदस्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी एक तरीके का जो है आपका संशोधन था। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे संशोधन किए गए जो कि बहुत ज़्यादा इसमें विवादास्पद थे। तो बेसिक इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 38, 43 और 42। वैसे ये 43 नहीं है, इसको आप जो है काट कर दीजिएगा, ये है 39। ये इसमें थोड़ी प्रिंटिंग एरर हो गई है। ये 38 है, 39 है और 42 है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करें जो नए राज्यों के गठन तथा राज्य के विद्यमान क्षेत्रों में सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि भाग 1 में 4 आपके अनुच्छेद हैं, उसमें अनुच्छेद 3 इस चीज़ की व्याख्या करता है कि नए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, राज्यों के विद्यमान क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे किया जाएगा और उसके नाम में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। ये भाग आपके 3 में लिखा हुआ है। और ये जो देश में पहले से जो हमारे राज्य हैं ये उनके बारे में है, क्योंकि सेम एक अनुच्छेद 2 भी है जिसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है। पर भारत के पास जो पहले से राज्य हैं उनके नाम में, सीमा में और उनके क्षेत्र में परिवर्तन को जो है हम अनुच्छेद 3 में रखते हैं। और अनुच्छेद 1 में जो है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया हुआ है, और एक अनुच्छेद इसमें चौथा भी है। तो भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं और भाग 2 आपकी नागरिकता से संबंधित है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को कुल 6 स्वतंत्र देशों में खंडित किया गया था? तो ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा सी। वैसे तो देखिए D++ की ऑफिशियल आंसर की में इसने USSR को माना है, पर यहाँ 6 की बात कर रहा है। और जब USSR 1991 में टूटा था तब इसमें कुल 15 भाग हुए थे, 6 भाग नहीं हुए थे। 6 भाग आपके यूगोस्लाविया में हुए थे, ठीक है। और पर इन्होंने पता नहीं आंसर डी कैसे माना है। पर अगर देखिए, अगर USSR हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो USSR को हटा दे या फिर इसकी जगह पे 15 कर दे 6 की जगह पे। पर आप आंसर यूगोस्लाविया लगाइएगा और दोनों रहेंगे तो जो है आप USSR लगा सकते हो, क्योंकि अब दोनों एक साथ फिर दे देंगे। और ऑफिशियल आंसर की में क्योंकि इन्होंने USSR माना है तो कह नहीं सकते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 50-50 वाला चांस है, पर सुधार तो उनको करना चाहिए क्योंकि कई सारे लोगों ने जो है इसमें आंसर की में बदलाव के लिए डाला था रिक्वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो है 6 स्वतंत्र देश कौन कौन से थे जो कि यूगोस्लाविया से अलग हुए थे। तो यूगोस्लाविया से अलग होने वाले देशों में आपका एक तो स्लोवानिया हो गया, एक आपको क्रोएशिया है, एक आपका बोस्निया और हर्जेगोविना है, एक सर्बिया है और एक मोंटीनीग्रो है। ये आपके 5 हो गए। एक कंट्री है आपकी मैसिडोनिया। तो ये 6 कंट्रीज थे, मतलब 6 पार्टों में जो है आपका यूगोस्लाविया टूट गया। तो यूगोस्लाविया के टूटने के पीछे का जो रीज़न था, तो अपने एक देखिए एक वीडियो में नेक्स्ट में क्वेश्चन आया था जिसमें हम टीटो जी के बारे में हमने बात करी थी, जो कि यूनाइटेड यूगोस्लाविया के पहले राष्ट्रपति थे। 1953 में वो राष्ट्रपति बनते थे और 1980 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो यूगोस्लाविया में क्या होता है, राजनीतिक तनाव शुरू हो जाता है। वहाँ की विभिन्न जो जातियाँ थीं, सांस्कृतिक समुदाय थे, वो प्रांतों में सत्तारूढ़ होने की उनके अंदर इतनी लालसा बढ़ जाती है कि आपस में ही जो है एक समझ लीजिए एक तरीके का गृह युद्ध छिड़ जाता है। और 1990-91 में युगोस्लाव नाम का एक युद्ध होता है जो कि जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो अंततः ये होता है कि युगोस्लाविया को हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था?
तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है कि किस देश में पानी के लिए संघर्ष हुआ था। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम बोलीविया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया में भी जो है पानी के लिए संघर्ष हुआ था। और ये हुआ ये था कि 1999 में विश्व बैंक के सुझाव पर बोलीविया की जो सरकार थी उसने एक कानून पारित किया, जिसके तहत जो शहर में एक शहर था कोचाबाम्बा करके, उस शहर में जो पानी का वितरण था वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था। अब हालांकि जब एक प्राइवेट कंपनी को कोई चीज़ मिलती है उसने अपनी मनमानी करी, और मनमानी से ये हुआ कि वहाँ के जो घरेलू पानी के बिल थे उसमें बहुत भारी बढ़ोतरी हो गई। और अप्रैल 2002 में, अप्रैल जो है 2002 में वहाँ पे दंगे शुरू हो गए और शहर में जो है बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई। इसमें कई सारे लोग जख्मी हुए, कई लोग, 2-3 लोग मारे भी गए थे। तो पानी हेतु संघर्ष आपके बोलीविया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति के लिए निम्नलिखित किस कारण से संघीय रूप से महत्वपूर्ण थी। फेडरल, संघीय रूप से क्यों महत्वपूर्ण थी। तो 1990 के बाद हम देखते हैं कि 1990 के बाद में जो सरकारें बनी वो किसे बनी थी, वो गठबंधन की सरकारें बनी थी। तो उसका ऑप्शन ए आज राइट आंसर हो जाएगा। गठबंधन की सरकारें बनी थी और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए एक गठबंधन बना, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए एक गठबंधन बना। तो 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद जो है राज्यों की केंद्र पर आर्थिक जो निर्भरता थी वो थोड़ी कम हो गई। और जब आर्थिक निर्भरता कम होगी तो प्रतिस्पर्धा जो थी वो एक बढ़ गई। मतलब जब आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगे तो प्रतिस्पर्धा यानी जवाबदेह ज़्यादा हो जाएगा आपका संघ राज्यों के प्रति, और उससे क्या होगा, उससे जो संघात्मक व्यवस्था है वो अधिक अनुकूल बनती है इसकी वजह से। तो हम देखते हैं कि क्योंकि भारत का जो आपका संघीय स्वरूप है, भारत का जो संघवाद है वो प्रतिस्पर्धी नहीं है, वो सहयोगी संघवाद है। तो भारत का संघवाद प्रतिस्पर्धी नहीं होकर सहयोगी संघवाद है, मतलब जो केंद्र है वो राज्यों की बराबर मदद करेगा, ऐसा जो है झुकाव है हमारा ऐसे संविधान की तरफ। और केसी वेयर करके एक जो है व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के संविधान मतलब भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल कहा था। तो ये भी क्वेश्चन कई कई बार पूछता है कि किसने भारत की जो है व्यवस्था को अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल कहा है, तो वो है केसी वेयर। और भारत का जो संघवाद है वो आपका सहयोगी संघवाद है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों का उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य परिवर्तन की प्राप्ति से छूट है। तो आप सभी को पता है कि जो मूलभूत अधिकारों का अगर भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत भारत के जो नागरिक हैं उनको संवैधानिक समाधानों का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 के अंदर में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दिया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके किसी भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो संवैधानिक समाधानों का अधिकार होगा, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था तब वो किस जगह के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये पूछ रहा है किस जगह के मुख्य न्यायाधीश थे। तो उस समय पे वो जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो है आपके मुख्य न्यायाधीश थे। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, कौन, बी रामास्वामी। ऐसे पहले और इकलौते ही व्यक्ति हैं जिन पर पद पे रहते हुए या जिस न्यायाधीश पर जो है आपका दोषारोपण लगा के जो है पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। ये घटना 1990 की है, जब इन पर जो है ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और इन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। हालांकि लोकसभा में जो है ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ। तो मतलब इन पे दोष सिद्ध तो नहीं हो पाए, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पर लाया गया था प्रस्ताव। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में हुआ था कि कांग्रेस ने एकदम बाइकआउट कर दिया, कांग्रेस ने वोट ही नहीं दिया उस समय। तो
उसकी वजह से जो है लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया। तो इन पे जो है मुकदमा तो नहीं चला या महाभियोग तो नहीं लगा, लेकिन इन पर लाया गया था पहली बार। तो ये नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, और ये पंजाब और हरियाणा दोनों के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब संसद अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे अथवा किसी मतदान पर पार्टी के नेतृत्व के अनुदेशों का उल्लंघन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को तो हम दल बदल कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि पार्टी, या तो आपने पार्टी छोड़ दी, या तो आपको पार्टी की जो रूल हैं, या जो पार्टी ने आपको आदेश दिए हैं कि आपको ऐसा करना है, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, और आप उसके खिलाफ जाकर मतदान करते हो, तो ऐसी स्थिति में उस चीज़ को दल बदल माना जाएगा और जो विधायक है या फिर एमपी है उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब दल बदल जो कानून है आपका, ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये दल बदल कानून लाया गया था, और इसके साथ एक अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 10। इसी के अंतर्गत में जो है दल बदल कानून के बारे में उल्लेख है। इसमें ये होता है कि अगर ये दोनों स्थिति बनती है कि कोई विधायक, जैसे मान लीजिए कि भाजपा से कोई विधायक जीतता है और बाद में वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में या तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, यही एक ऑप्शन है। या फिर कि भाजपा, अगर मान लीजिए कि संसद के किसी भी सदन में वोट पड़ रहा है और भाजपा कहती है कि फला व्यक्ति को वोट देना है, पर उनका जो एमपी है वो किसी दूसरे को वोट दे देता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या जो कोई भी होगा, वो उस व्यक्ति को जो है दल बदल कानून के तहत जो है हटा देगा पार्टी से। और इसमें एक और परिस्थिति होती है कि किसी भी पार्टी का अगर 2/3 मेंबर जो होता है, 2/3 मेंबर किसी पार्टी का अगर एक साथ में कोई पार्टी छोड़ के दूसरा दल ज्वाइन कर ले, तो उस स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसा आपने कई परिस्थितियों में देखा होगा कि एक साथ में, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुंबई में हुआ था कि जब महाराष्ट्र में, सॉरी, कि जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी, तो उस समय में जो है दूसरी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा मेंबर इनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो इसकी वजह से वहाँ पे दल बदल कानून नहीं लगा। और अभी हाल ही में राज्यसभा में राज्यसभा सदस्यों के लिए वोट पड़ रहा था, तो कुछ एक दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है पार्टी के विरुद्ध जाकर वोट कर दिया, तो उन पे जो है क्या हो गया, उन पे दल बदल कर लग गया कानून। तो ये आपका दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10, और संविधान संशोधन 52वां है। और किस साल में हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श है? द्विपक्षीय प्रणाली, बहुपक्षीय प्रणाली, एकल प्रणाली, या फिर देश पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देश पर निर्भर करता है। ये कोई भी ऐसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है जो सभी परिस्थितियों में सभी देशों के लिए आदर्श हो, क्योंकि क्या होता है कि हर देश की राजनीति अलग तरीके की होती है, उसकी परिस्थिति अलग तरीके की होती है, तो कोई भी एक राजनीतिक प्रणाली हर देश के लिए जो है सुटेबल नहीं होगी। तो अगर किसी स्पेसिफिक देश का नाम दे के पूछता कि द्विपक्षीय प्रणाली किस देश में है, बहुपक्षीय प्रणाली किस देश में है, या एकल प्रणाली किस देश में है, तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। पर सभी देशों के लिए सभी परिस्थितियों में कोई भी प्रणाली आदर्श नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अब वैसे तो ऑप्शन में देख सकते हो द्विपक्षीय प्रणाली और बहुपक्षीय, जैसे भारत में क्या है, बहुपक्षीय प्रणाली फेमस है। द्विपक्षीय प्रणाली के उदाहरण हैं जैसे आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन वगैरह हो गया, जिसमें 2 ही पार्टी हैं। एकल पार्टी प्रणाली अब देखो तो चाइना में एकल पार्टी प्रणाली है। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं जो इनके हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा आपका वो देश पर निर्भर करता है कि देश की स्थिति कैसी है, उस हिसाब की जो है राजनीतिक पार्टी प्रणाली होगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि व्यक्तियों, समूह अथवा देशों द्वारा सिद्धांत अथवा नियम पालन करने हेतु की गई प्रतिज्ञा जो करार अथवा कथन के हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्य है को क्या कहते हैं? तो यहाँ कह रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई समूह हो, अथवा कोई 2 देश हों, जिसके द्वारा कोई सिद्धांत या किसी नियम को पालन करने के लिए कोई प्रतिज्ञा की जाए,
या कोई शपथ ली जाए या कोई जो है आप कह सकते हो ट्रीटी की जाए, और हस्ताक्षर जो करार होगा या जो कथन होगा वो हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्य होगा। यानी अगर आपने एक बार उस पर सिग्नेचर कर दिया तो आप उसको जो है ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, वो कानूनी रूप से आप पर बाध्य होगा। तो ऐसी परिस्थिति को प्रसंविदा कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है, कि जिस पर कोई कानून ऐसा बाध्य हो जो कानूनी रूप से बाध्य हो, कोई ऐसा नियम कानून बने जो सिद्धांत हो जो कानूनी रूप से बाध्य हो, उसको हमको क्या कहेंगे, उसको हम प्रसंविदा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उस देश का उल्लेख करें जो अपने संविधान से महासंघ यानी फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता है परंतु उसका अनुसरण करता है। तो ऐसा संविधान किसका है? तो ऐसा संविधान भारत का है, क्योंकि भारत की अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो महासंघ यानी फेडरेशन जैसा है, पर भारत क्या है, यूनियन है, फेडरेशन का उपयोग नहीं करता है। क्योंकि भारत के जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 है वो भारत को राज्यों का संघ बताता है, और यहाँ राज्यों का संघ का मतलब यूनियन से है, फेडरेशन से नहीं। तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महासंघ यानी कि यहाँ फेडरेशन के अर्थ में महासंघ नहीं है, यहाँ यूनियन के अर्थ में जो है महासंघ का प्रयोग किया भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दुनिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा देश पूरी तरह से नहीं है, उसके लिए अलग सरकार है। यहाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से वो कौन सा देश का शहर है जिसके लिए एक अलग सरकार है पूरी। तो क्लास 10th की अगर NCERT आप लोगों ने पढ़ी होगी तो सत्ता की साझेदारी करके एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत आपका जो है एक देश का उल्लेख मिलता है बेल्जियम का, जिसकी राजधानी ब्रसेल्स है। तो इस 14 का आंसर तो ब्रसेल्स सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कैपिटल है ब्रसेल्स बेल्जियम की आपकी, उसमें क्या है कि उसमें ऐसा मतलब 2 ग्रुप्स हैं, एक तो जो है डच स्पीकर्स हैं और एक फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो अगर पूरे देश में देखी जाए तो डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं और फ्रेंच स्पीकर्स कम हैं। लेकिन अगर कैपिटल देखी जाए, जो राजधानी है ब्रसेल्स, उसमें देखा जाए तो जो है आपका फ्रेंच स्पीकर जो है ज़्यादा हैं, फ्रेंच स्पीकर वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा हैं, देश में कम हैं। तो वहाँ पे ऐसी स्थिति एक समय में उत्पन्न हो गई थी कि लोग आपस में लड़ने को तैयार हो गए थे। लेकिन वहाँ की सरकार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दिखाई, उसने ऐसा बना दिया कि जहाँ जिस क्षेत्र में जिस तरीके के स्पीकर ज़्यादा हैं वहाँ पे उस तरीके की सरकार बना दी, और कैपिटल में एक पूरी अलग तरीके की सरकार चलती है। हालांकि इसका जो कैपिटल में जो सरकार चलती है, ऐसा नहीं है कि वही सरकार चलाती है, सरकार पूरा देश मिलकर चलाता है, लेकिन कैपिटल में एक अलग सरकार है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसके जो है जिस शहर में अंदर अलग सरकार है, तो वो ब्रसेल्स है आपका। जब हम NCERT सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उस पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें श्रीलंका का भी उदाहरण मिलता है कि श्रीलंका में भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन श्रीलंका में जो है परिस्थितियाँ अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सही विकल्प चुनकर एक स्थान की पूर्ति करनी है। सत्ता के हिस्सेदारी हेतु श्रीलंका में गृह युद्ध किसके और किसके बीच में होता। अभी देखिए जस्ट एक इससे पहले मैंने बताया ना आपको कि बेल्जियम के साथ साथ श्रीलंका का भी एक उदाहरण है। तो देखिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो युद्ध था आपस में, वो सिंघली और श्रीलंकाई तमिलों के बीच में था। तो ऑप्शन बी इसका आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसमें युद्ध ये था कि श्रीलंका में जो है जो नेटिव श्रीलंकन्स हैं उनकी स्थिति ज़्यादा है, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो तमिल स्पीकर्स हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है। तो ये कन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता था कि जो है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो पहले बनी, उन्होंने कहा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने से जो श्रीलंका के मूल निवासी थे या सिंघली स्पीकर्स जो थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिला मुकाबले तमिल स्पीकर्स के। तो धीरे धीरे वहाँ पर एक समझ लीजिए कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब 1972 में सिलोन का नाम भी इन्होंने बदल कर श्रीलंका कर दिया था। तो ऐसी स्थिति लगातार जो है बनी रही सिंघली और श्रीलंकाई तमिलों के बीच में। अब जब हम डीप में डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हम इसको जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं।
हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का किसने या किसके द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू तो हो नहीं सकते, महात्मा गांधी जी भी नहीं हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं, तो ऑप्शन सी सोमनाथ लाहिड़ी जी थे, जो कि पश्चिम बंगाल से संसद जो है राज्यसभा संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुने गए थे, और वो एकमात्र सदस्य थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो है, जो ये ब्रिटिश सरकार की देन है संविधान में कई सारी, उसका इन्होंने खुले रूप से विरोध किया था। हाँ, हमें पता है, जबकि हालांकि हमें पता है कि जो है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, भारतीय संविधान का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा वहीं से सीधे सीधे बोरो किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों का वो, और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी जिनका वो विरोध करते थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। तो किस प्रकार का सबूत पेश करने पर ही जो है उन पर महाभियोग चलेगा? तो आपका जो है ऑप्शन डी दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता। तो जो आपका आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 है वो यही कहता है कि किसी भी, चाहे वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च जो है या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उस आधार पर जो है उस पर महाभियोग चलेगा, या तो कदाचार हो या असमर्थता हो उसके, तभी जो है उसके ऊपर जो है महाभियोग का प्रक्रिया लागू होगा। अभी इसमें ही इसी सीरीज़ में हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी और वो पहले व्यक्ति थे। तो वही आधार होगा जब किसी जो है न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। वांगारी मथाई किस आंदोलन की संस्थापक थी और कहाँ पे थी? तो ये कीनिया में थी। हरित पट्टी आंदोलन करके एक जो है वहाँ पे एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में जो है, उस आंदोलन की ये संस्थापक थी, और इन्होंने ग्रेट बेल्ट मूवमेंट करके जो है एक संस्था भी बनाई थी। क्या नाम था उस संस्था का? ग्रेट बेल्ट मूवमेंट करके एक संस्था थी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और जो है ये केनिया से रिलेटेड थी, और ये हरित पट्टी आंदोलन की जो है वही सेम चीज़ है, इसकी संस्थापक थी। और ये इनको जो है 2004 में सतत विकास और लोकतंत्र के लिए अपने योगदान के लिए 2004 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कालीन के निर्माण के कारखाने में 13 वर्ष के बच्चे को कार्य करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है? तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल 24 जो है वो 14 साल तक के बच्चों, 14 साल से कम बच्चों को कारखानों और ऐसे स्थान जहाँ पर जो है ज़्यादा हैवी काम होता है वहाँ पर जाने से, वहाँ पर काम करने से जो है वो रोकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकारी, आर्टिकल 24 में जो है यही है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसी का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि 13 वर्ष के बच्चे के कार्य करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है? तो आपका आर्टिकल 24 का उल्लंघन होता है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो ये 19 क्वेश्चन हैं, इसको पहले आप करिए, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।